राम राम एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक टेंस है। और टेंस क्यों है थोड़ा ये मैं बता देता हूं। एक्चुअल में क्या है कि टेंस एक ऐसा पार्ट है, जब हम टेंस को अच्छे से समझ पाते हैं तो टेंस से रिलेटेड जो दो तीन टॉपिक्स और होते हैं, जैसे वॉइस हो गए, नरेशंस हो गए, इन सब में क्लैरिटी आ जाती है। और मेरा ये मानना है कि हम में से जिन्होंने भी इंग्लिश पढ़ा है, उन्होंने कभी ना कभी किसी कोचिंग क्लास में, किसी भी क्लासरूम, किसी भी स्टैंडर्ड में या किसी भी बुक से टेंसेस पढ़े हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि टेंस की 100% क्लैरिटी हो। और यकीन मानिए आज का जो वीडियो है वो 100% लॉजिक बेस्ड रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे जो टेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि मैं मानता हूं कि हमने टेंस पढ़ी है, तो यहां पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये सेंटेंसेस सिर्फ इसलिए है ताकि आप उस फॉर्म में आ जाएं, आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए जो आपने डिफरेंट क्लासेस में पढ़ी हैं। तो 3 सेंटेंसेस हैं, ये आप नोटबुक पे नोट कर लेना। एक बार मैं पढ़ लेता हूं। फर्स्ट है, वी डू आवर वर्क एट 3 PM और फॉर 3 hours। वी डिड आवर वर्क एट 3 PM फॉर 3 hours। वी विल डू आवर वर्क एट 3 PM फॉर 3 hours। अब हमने यहां पर वर्ब्स यूज किए हैं, डू, डिड और विल डू, और इसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हमने नोट किया हुआ है। तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो टेंस या जो वर्ब हमने यूज किए हैं वो सही है। अगर वो सही है तो टाइम के कौन से एस्पेक्ट में सही है, पॉइंट ऑफ टाइम में या ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। 3 सेंटेंसेस दोबारा फिर ध्यान से सुनिए। आपको ये देखना है कि हमने जो फॉर्म यूज किया है, डू, डिड, विल डू, क्या ये सही है। अगर ये सही है तो कौन से एस्पेक्ट में, पॉइंट ऑफ टाइम में सही है या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सही है। आप इनको नोट कर लें, उसके बाद में आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स सी टेंस। टेंस क्या है। अच्छा, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार जब ये आएगा तो सब्जेक्ट जो है वो बार बार इसमें मेंशन होगा। सब्जेक्ट क्या है। देखिए, हम ये कहीं ना कहीं याद कर लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है। ये बात सच है, लेकिन ये 100% सच नहीं है। हमेशा सब्जेक्ट ही डूअर हो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यह सेंटेंस लिखूं, आई टुक माई लंच, ही टेक्स हिज लंच। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। ऑब्जेक्ट क्या है, लंच। तो इसमें सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट लंच। ठीक है, इसमें डूअर ही है तो हमने इसको डूअर को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, हिज लंच इज टेकन बाय हिम, तो अभी क्या हुआ, अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, लंच हो गया। जबकि डूअर अभी कौन है, ही। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, लंच हो गया। तो ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होता है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट है जो डूअर के एक्शन को रिसीव करता है, डूअर के एक्शन के रिजल्ट को रिसीव करता है। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये तो था हमारा वर्ब। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट इसका टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम का मतलब, टाइम अगर मैं लिखूं तो टाइम जो है वो 4th डायमेंशन है। 2nd डायमेंशन, 3rd डायमेंशन में पढ़ा, मैथ में पढ़ा है। जैसे 2 डायमेंशन होते हैं, अगर किसी भी चीज का एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा, L इंटू बी, लेंथ का डायमेंशन और ब्रेथ का डायमेंशन। वॉल्यूम निकालेंगे तो इसमें तीसरा डायमेंशन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच।
तो अब हमने 3 मेजरमेंट ले लिए, लेंथ का भी, ब्रेथ का भी और एच का भी। तो ये क्या हो गया 2D और ये क्या हो गया 3D। इसी तरह से टाइम जो है वो 4th डायमेंशन है। अगर आप ये सोचें कि बिना टाइम के हम कोई भी एक्शन को या किसी टाइप की एक्टिविटी को करना चाहें तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे देखो, आप घर से चले, यहां पहुंचे, ये जो ड्यूरेशन है ये टाइम। आपने लंच किया, कितनी देर किया, टाइम। किस टाइम किया, टाइम। आप पढ़े, कब पढ़े, कितने बजे पढ़े, किस टाइम बैठे, ये सब टाइम। तो हम देख सकते हैं कि बिना टाइम के हम किसी भी इवेंट को बिना टाइम से रिलेट किए एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। टाइम इज अल्टीमेट। मैं ये टाइम, मैं इसकी बात कैलेंडर वाले टाइम की और अपने घड़ी के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, वो उसके फिजिकल मैनिफेस्टोज हैं। मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूं वो टाइम अल्टीमेट है। महाभारत जो था B.R. चोपड़ा का महाभारत, उससे पहले वो चक्कर घूमता है, वो क्या कहता है, मैं समय हूं, और वो कहता है कि मैंने ये देखा है, इतना मेरे सामने हुआ है, आगे ये होगा। तो इसका मतलब टाइम जो अल्टीमेट है, सब चीजें समय ने देखी है। एक मूवी थी लूसी, आपने देखी होगी। लूसी टाइम को डिफाइन करती है बहुत अच्छे ढंग से। लूसी कहती है टाइम इज द अल्टीमेट एस्पेक्ट एंड इन द यूनिवर्स एंड रेस्ट ऑल इज रिलेटेड टू टाइम। पूरे यूनिवर्स में टाइम जो है वो अल्टीमेट एस्पेक्ट है, बाकी सारी की सारी चीजें उससे रिलेटेड हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि भी अपनी गर्मियां चल रही है, हमने फैन ऑन किया। शुरुआत में जब हम फैन को फर्स्ट या सेकंड नंबर की स्पीड पे रखते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो फैन के फार है वो दिखेंगे घूमते हुए। लेकिन अगर हम इस फैन को स्पीड दे दें इनफिनिट, बहुत ज्यादा स्पीड दे दें, तो आप देखेंगे कि फैन के फर दिखने बंद हो जाएंगे। कहां गए वो, गायब नहीं हुए। फैन के फर तो हैं, लेकिन उनके बीच का जो टाइमिंग था वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। और बहुत कम होने के कारण क्या हुआ, वो टाइम की कम होने के कारण, उसकी स्पीड बढ़ने के कारण फर्ज जो वो हमें दिखना बंद हो गई। ठीक ऐसा ही टाइम है। टाइम 4th डायमेंशन है और बिना टाइम के हम किसी भी अपनी इवेंट को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो टाइम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में टाइम को 2 टाइप से एक्सप्रेस करते हैं। टाइम को हम 2 तरह से एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम और एक ड्यूरेशन। एक पॉइंट ऑफ टाइम में और एक ड्यूरेशन में। कैसे, देखिए, मान लो कि टाइमलाइन है, इसमें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये कोई भी डे, कोई भी डेट, कोई भी ईयर, कोई भी टाइम हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये टाइम अल्टीमेट है, लेकिन हमने इस पे क्या किया, यहां पर लिख दिया 1999, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर हमने लिख दिया 2020, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और इसके बीच में जो चल रहा है वो भी क्या है, टाइम है। फिजिकल वर्ल्ड में टाइम को 2 तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अभी आज के जो क्वेश्चंस 3 मैंने आपको दिए हैं, उसमें मैंने पॉइंट ऑफ टाइम भी रखा है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी रखा है। आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम से उस एक्शन को रिलेट करके ये देखना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो सही है या फिर गलत है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं थोड़ा सा। मान लो कि टाइम है, हमने टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन अब हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है और कौन सा फ्यूचर में है। तो देखिए, अगर कहीं पर लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे, तो पता चल गया कि ये क्या है, पास्ट है। अगर कहीं टुमारो लिखा है तो पता चल गया कि ये फ्यूचर है। लेकिन अगर उसने लिखा है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो अब हमें ये कैसा पता चले कि ये कौन सा टाइम है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या ये फ्यूचर है। तो ये सब देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सब देखने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा।
इसका कॉन्टेक्स्ट दिया होगा। दूसरा ये ध्यान रखना है कि टाइम प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है, ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग पर। ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग पर। इसको ऐसे समझिए, अब जब अपनी क्लास चल रही है और जो स्टूडेंट्स इसमें लाइव बैठे हैं उनके लिए क्या है, ये प्रेजेंट है। जो स्टूडेंट्स इसको बाद में देखेंगे उनके लिए क्या होगा, पास्ट। उनके लिए क्या होगा, पास्ट। अगर हम अभी हम 2020 में रह रहे हैं, अगर हम 2020 की बात करें 2021 में, तो ये 2020 उनके लिए क्या हो गया, पास्ट। लेकिन अगर हम 2019 में इसकी बात करें तो उनके लिए क्या हो गया, ये फ्यूचर। तो कोई टाइम प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ये डिपेंड करता है उनके रिपोर्टिंग टाइम पर। भाई 2020 की बात चल रही है, अब हम 2020 में रह रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर हम इस टाइम की बात 2019 में करते तो ये क्या होता, हमारे लिए फ्यूचर। और जब हम 2021 में जाकर के इसकी बात करेंगे तो ये फिर हमारे लिए क्या हो गया, पास्ट। तो टाइम डिपेंड करता है रिपोर्टिंग पे कि किसी इवेंट का रिपोर्टिंग हम कब कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टेंस के एस्पेक्ट की, टाइम के एस्पेक्ट की। थोड़ी वर्क की बात कर लेते हैं, बीच में रह गया था वो। किसी भी एक्शन के स्टेट कितने होते हैं, किसी भी एक्शन के कितने स्टेट होते हैं। एक्चुअल में एक्शन के दो स्टेट होते हैं। मान लो कि एक एक्शन ए पॉइंट से शुरू हुआ और वो एक्शन बी पॉइंट पर जाकर के खत्म हो गया। भैया तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, 10 स्टार्ट किए और 10 वो खत्म हो गए, तो ये जो एक्शन होगा ये हमारा होगा परफेक्ट। या दूसरी कंडीशन हो सकती है, एक एक्शन ए टाइम से स्टार्ट हुआ, बी पर जाकर उसने खत्म होना है, लेकिन वो बी तक अभी पहुंचा नहीं है। भाई मैंने पढ़ाना शुरू किया, 7 बजे तक पढ़ाऊंगा सुबह, लेकिन अभी क्या है 6:30 हो गए हैं, तो 6:30 आधा घंटा भी पड़ा है, तो ये एक्शन क्या है, अभी अल्टीमेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं है, कंप्लीशन तक पहुंचा नहीं है। तो ये जो एक्शंस होते हैं उनको हम रखते हैं कंटिन्यूस में। किसी भी एक्शन के दो स्टेट हो सकते हैं, या तो परफेक्ट हो गया या वो कंटिन्यूस है। अब इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। एक्शन के 4 स्टेट हमने बनाए हैं। पहला स्टेट इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा इसका परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्शन के 4 स्टेप लिखे हमने, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये जो स्टेट होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स इनको क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टेट में है। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन कौन से, बी और उसके फॉर्म, डू और उसके फॉर्म, हैव और उसके फॉर्म। बी के कौन कौन से, बी के प्रेजेंट में हो गए इज, एम, आर, बी, बी, वॉज, वर। डू के कौन कौन से हो गए, डू, डज, डिड। डन नहीं होता इसमें, डन एक्शन है। हैव के कौन से हो गए, हैव, हैज, फर्स्ट, हैड, हैड। तो ये वो फॉर्म्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो वर्ब के एस्पेक्ट को
क्लियर करेंगे या उसके एट्रीब्यूशन को क्लियर करेंगे। तो ऐसे कोई भी वर्ब्स जो सेंटेंस में वर्ब के एट्रीब्यूशन को क्लियर करे उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरीज या प्राइमरी वर्ब्स, ऑक्सिलरीज या प्राइमरी वर्ब्स। इनको कैसे रिलेट करेंगे देखिए, इनडेफिनिट टेंस। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये सेंटेंस ठीक है? मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही हिट मी। अब इसके मैं पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करता हूं। इसका एक पैसिव वॉइस मैंने बनाया, आई वॉज हिट बाय हिम, और दूसरा मैंने बनाया आई एम हिट बाय हिम। कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकंड? कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकंड? भाई मैंने क्या बताया, अगर टेंस को पहचानना है तो किससे पहचानो? वर्ब से। अगर वर्ब यहां पर पहचान में आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमें टेंस पहचान में आ गया, उसकी वर्ब पहचान में आ गई तो टेंस पहचान में आ गया। टेंस में पहचान में आ गया तो मैंने क्या कहा था कि जो वॉइस है और जो नरेशन है, इनके क्वेश्चन क्लास है तो स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर जो हिट फॉर्म है ये कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब टेंस किस में आ गया, पास्ट में आ गया। पास्ट में आ गया तो ये आंसर, ये गलत हो गया। भाई टेंस कैसे पहचानेंगे? टेंस पहचानेंगे मेन वर्ब से। और ये मेरे ध्यान में है कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता। यहां पर मेन वर्ब किस में है, पास्ट में, और पैसिव वॉइस किस में होगा, पास्ट में होगा। तो ये ठीक हो गया और ये क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा एक और टेंस, क्या ये ठीक है? ही हैड हिज लंच, he had his lunch। अब मुझे लगता है कि 80% कहने की गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि had दो बार कैसे आ गया? आप मानो या ना मानो, अभी भी हम लोगों की हैबिट ये है, इतनी कोचिंग लेने के बाद भी जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं तो हम लोगों की हैबिट ये है कि हम अभी भी इंग्लिश को बोल के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उसमें सेंटेंस को जाकर के बोल के देखते हैं, जच गया तो ठीक है और नहीं जचा तो वो गलत है। अब जब हम इसको बोलेंगे ही हैड हिज लंच, तो वो जचेगा नहीं कि हैड दो बार कैसे आ गया, तो वो क्या करेगा, इसको गलत करेगा। अब इसमें देखते हैं कि ये सेंटेंस ठीक कैसे है। ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब होगी, हैड मैन वर्ब होगी, और इसके बाद में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरा 100% एफर्ट ये है कि धीरे धीरे मैं इंग्लिश के ग्रामर में जितने भी रूल्स हैं या जो रट्टा लगाते हैं उसकी हैबिट को कम करूं, ताकि एकदम से 100% क्लैरिटी आ पाए, ताकि हम वो चीज पकड़ पाए क्लास में जो हमें सीखने के लिए जाना है। हमें मालूम नहीं है कि हम सीखने के लिए क्या जा रहे हैं। हम जा रहे हैं क्लासेस में और वहां से कुछ रूल्स लेके आते हैं, लगाते हैं रट्टा बैठ करके, बाद में जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो आते नहीं है और पूरे के पूरी मेहनत क्या है वो पानी में चली जाती है। इसलिए कहता हूं कि इफेक्टिव जो है वो जरूरी नहीं है कि वो इजी हो, और जो इजी हो वो जरूरी नहीं है कि इफेक्टिव हो। और मेरा ये एफर्ट रहा है कि मैं धीरे धीरे क्या करूं, इफेक्टिव चीजों को बाहर निकालूं, बच्चों में हैबिट डालूं कि वो इफेक्टिव चीजें पढ़े। चलो चलते हैं वापस। तो इंडेफिनिट में जो एक्शन है उसकी जो स्टेट है इंडेफिनिट, उसमें हमेशा बी की फॉर्म, इसमें हमेशा डू की फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका? डू। भाई अगर किसी टेंस को अगर हमें इंडेफिनिट में रखना है तो उसमें डू की फॉर्म का यूज करेंगे, डू, डज या डिड का। अगर हमें किसी सेंटेंस को कंटिन्यूस में रखना है तो उसमें हमें बी की फॉर्म का यूज करना होगा, बी। अगर हमें किसी सेंटेंस को परफेक्ट में लेकर के जाना तो उसमें हमें क्या करना होगा, हैव की फॉर्म का यूज करना है। अब रह गया परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस दो टेंसेस से मिलकर बना है, परफेक्ट से और कंटिन्यूस में। तो इसके लिए हमें इन दोनों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करना पड़ेगा, परफेक्ट का भी और कंटिन्यूस का भी।
परफेक्ट का भी और कंटिन्यूस का भी। इसे थोड़ा और अच्छे ढंग से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया कि कोई भी एक्शन के दो मेन स्टेट होते हैं। दो मेन स्टेट कौन से होते हैं? या तो वो क्या होगा, स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, या फिर वो स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब किसमें? कंटिन्यूस में। अब देखते हैं कैसे। ये जो स्टेट है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनको हम कैसे पहचानें? पहला काम क्या होगा, हमने सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर हम टेंस को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए तो उसके बाद में उसको करेक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और प्रॉब्लम यह है कि हम टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं उसको हिंदी में पढ़ करके। खाता था, खाते थे, पी रहा है, खा रहा है, ता है, ते है, चुका है, चुके है। जब हम इस कारगुजारी में पढ़ते हैं तो हम जो बेस होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो भूल जाते हैं। और ध्यान ये रखना होगा हमें कि हमें इंग्लिश की ग्रामर को हिंदी की ग्रामर से रिलेट करके पढ़ना नहीं है। जब तक हम ता है, ते है में अड़े रहेंगे तब तक हम ये जो टेंस है उसका मेन चीज हम भूल जाएंगे, उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। हम कुछ चीजें अपने दिमाग में फालतू की भर के बैठ जाएंगे और जो जब पेपर बैठेंगे तो कोई काम नहीं देगी। देखिए कैसे होगा। इंडेफिनिट कब होता है कोई एक्शन, कब कंटिन्यूस होता है, कब परफेक्ट होता है, कब परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने टेंस शुरू किए, हमने टेंस को शुरू किया और टेंस शुरू करने के बाद में हमारा टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो ये जो स्टेट होगी वो स्टेट होगी हमारी परफेक्ट की। और इसके लिए हमें हैव के फॉर्म्स को यूज करनी होगी। स्टार्ट किया अभी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। परफेक्ट हमारा क्या है? कंप्लीट स्टेट। किसी भी एक्शन की कंप्लीट स्टेट क्या हो जाएगी? परफेक्ट टेंस हो जाएगी। अब हमने टेंस को आज शुरू किया है लेकिन हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका कुछ पार्ट तो हमने कंप्लीट किया, उसको हम कहेंगे पार्सल परफेक्शन या पार्सल कंप्लीशन। लिखो इसको पार्सल कंप्लीशन। पार्सल कंप्लीशन का मतलब ये होगा कि मान लो कि आप घर से निकले और बाजार जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं। आप घर से निकले हैं, मार्केट में जा रहे हैं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन कुछ दूर तो पहुंचे, कुछ पार्ट तो आपने कंप्लीट किया। भाई आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, एक बुक में हमारे 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में हमने 4 चैप्टर कर दिए, 3 पेंडिंग है। तो 4 जो चैप्टर कंप्लीट कर दिए वो तो परफेक्ट, और बाकी जो कंप्लीट नहीं किए वो क्या है? अभी पेंडिंग है। लेकिन हमने उसको पार्सल कंप्लीशन तो किया, उसका एक पार्ट तो हमने कंप्लीट किया। तो ऐसी जो स्टेट्स होती हैं, जो पार्सल कंप्लीशन की स्टेट्स होती है, उनको हम रखते हैं कंटिन्यूस में। पार्सल कंप्लीशन, जो पार्सल कंप्लीशन की स्टेट होती है वो कहां रखते हैं? कंटिन्यूस टेंसेस में। और जो कंप्लीट हो गया उसको कहां रखेंगे? परफेक्ट टेंस में। अब इसके अलावा देखिए 2 स्टेट और होती है। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं होते, जो डेफिनेट नहीं होते, जिसके बारे में हमें कोई डेफिनेट नहीं है कि वो पार्सल कंप्लीशन है या कंप्लीटेड है, तो उनको हम रखेंगे इनडेफिनेट में। ऐसे कुछ एक्शन जिनके बारे में हमें कोई ज्यादा ध्यान में नहीं है कि वो कंप्लीट हुए हैं, कब हुए हैं, हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उनको हम कहां रखेंगे? इनडेफिनेट की स्टेट में। और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसे काम जो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन थोड़े कुछ पेंडिंग हैं, उनको हम क्या रखेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। उसका कुछ पार्ट हमने पूरा कर दिया और कुछ पार्ट उसके अभी भी नहीं, अभी पूरे नहीं, वो रहेंगे हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस में। थोड़ा आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चार्ट बनाते हैं। जो एक्शन के स्टेट हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको रिलेट करते हैं टाइम से। टाइम कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये इसके अलग अलग कॉलम। ये इसके अलग अलग कॉलम। तो ये जो कॉलम है, एक एक कॉलम, ये एक एक टेंस। टेंस का मतलब ये जो कॉलम है वो हमारा वर्ब, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये वर्ब के फॉर्म्स। क्योंकि टेंस एक्चुअल में क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर कोई एक्शन इनडेफिनिट में है तो इसको हम कहां रखेंगे? जैसे अभी मैंने बताया था, एक बार इसको ले लेते हैं। इंडेफिनिट के लिए क्या रखेंगे? इंडेफिनिट में हम रखेंगे बी की फॉर्म, सॉरी इंडेफिनिट में डू की फॉर्म, कंटिन्यूअस में बी की फॉर्म और परफेक्ट में हैव की फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों बी, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस का भी और परफेक्ट का भी। तो अगर सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट है, टेंस हमारा इंडेफिनिट है और प्रेजेंट में है, तो बी इंडेफिनिट के लिए किसको यूज करेंगे? इंडेफिनिट के लिए डू की फॉर्म यूज करेंगे। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डू का जो बेस फॉर्म है वो डू और फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर के लिए डज। भाई इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस में किसकी फॉर्म लगती है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इंडेफिनिट में डू की लगेगी। डू की प्रेजेंट में क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या लगेगी? डू और डज। अच्छा, ये तो तब यूज करेंगे जब हमारे पास जो सेंटेंस है वो या तो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। अब ऐसा भी नहीं है कि डू, डज और डिड ये हमेशा किसी इंटरोगेटिव में या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं। अगर हमें ऐसा सेंटेंस जो इंटरोगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन उस पर क्या करना है? एम्फेसाइज करना है और ज्यादा, उसको स्ट्रेस करना है, तो भी हम डू का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं ये लिखूं डू कम, डू कम, अगर मैं कहूं कम ठीक है, लेकिन जब मैं डू कम कहूंगा, ये सेंटेंस अभी नेगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, लेकिन डू कम का मतलब क्या है? मैं उसको स्ट्रेस कर रहा हूं कि आपको आना है, स्ट्रेस करने के लिए। चलो वो बात की बात है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम का नहीं है, ये सब्जेक्ट जो लैंग्वेज में स्पोकन का रहता है, तो इतना इसमें स्ट्रेस नहीं करेंगे। डू और डज। अच्छा, मान लो कि वो हमारा इंडेफिनिट एक्शन है, प्रेजेंट टाइम में है, ना वो नेगेटिव है ना वो इंटरोगेटिव, तो क्या करेंगे? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ ऐसे ही यस लगाएंगे, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं पास्ट में। इंडेफिनिट में डू की फॉर्म यूज होते हैं, पास्ट में डू की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे फिर? क्योंकि पास्ट में है तो डू की सेकंड फॉर्म करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट डू की सेकंड फॉर्म डिड। लेकिन ये कब? जब सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, अदरवाइज सब्जेक्ट और उसके साथ सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर एक्चुअल में फैक्ट नहीं होता है, फ्यूचर में हमारे पास फैक्ट नहीं होते हैं। फ्यूचर में हमारे प्रोबेबिलिटीज होती है, और प्रोबेबिलिटीज के लिए हम जो मॉडल यूज करते हैं वो यूज करते हैं सेल और विल। और सेल और विल के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? डू, डज, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? डिड और फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म। और इसके बाद में इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट टेंस है और कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस को हम करते हैं बी की फॉर्म से रिलेट। अब प्रेजेंट है तो बी की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बी की कौन सी होती है? इज,
एम आर, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस है तो आईएनजी का फॉर्म आएगा, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है तो इसमें भी क्या होगा फिर, बी की सेकंड फॉर्म बी की कौन सी होती है, वॉज और वर, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में कौन सी, बी की फॉर्म, अब फ्यूचर है तो सेल और विल लगाएंगे, सेल भी लगेगा विल भी लगेगा, दोनों में से एक। अब इसके साथ में सेल और विल के साथ में हम बी की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेल और प्लस विल बी, कंटिन्यूस अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर हो गया होगा। कंटिन्यूस फॉर्म में बी की फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट में बी की सेकंड फॉर्म उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और इसके बाद में फ्यूचर में सेल बिल के साथ, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा तो बी लगाना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैव की फॉर्म को। अगर हैव की फॉर्म कर प्रेजेंट में अगर इसका फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हैज और हैव के साथ हमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ये हो गया परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में हैज और हैव के सेकंड फॉर्म कौन सी, हैड, हैड के साथ में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वही पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस है तो क्या लगाना पड़ेगा, सेल या विल, क्योंकि फ्यूचर है, सेल और विल के साथ में सेकंड फॉर्म तो आ नहीं सकती है, तो हैज की फर्स्ट फॉर्म हैव या हैज, और इसके बाद में हैज और हैव तो बी की थर्ड फॉर्म बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आगे। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा फिर, हैज या हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। पास्ट में ठीक वही, हैज और हैव के सेकंड फॉर्म, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस है, और ठीक वैसा ही इसमें फिर सेल या विल। अब इसके साथ में सेल या विल के साथ क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये लॉजिक हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब इसका टोटल मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम इसमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब अगर इसमें हम ता है ते है लेके आएंगे, खा रहा था खा रहे थे लेके आएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएट। अब देखो सीधा सा सिस्टम है, थोड़ा सा दोबारा इसको बता देता हूं हल्का सा। सीधा सा सिस्टम ये है कि कैसे हम किसी भी टेंस को पहचानेंगे। देखो अगर टेंस में डू या डज है, अगर सेंटेंस में डू या डज है या दोनों नहीं है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर उसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट। और ये दो सेंटेंस ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो वो पास्ट इंडेफिनिट। एक बार अगर हमने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया तो उसके बाद में सेंटेंस करेक्शन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा और एक बात समझ लो। मान लो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, द मैन will have been helped. The man will have been helped. The man इसमें सब्जेक्ट हो गया, helped इसमें मेन वर्ब हो गया। तो ये जो बीच में बचा वो क्या है, ये हमारी सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो उसमें तीन कैसे आ गई, तो ये तीनों के तीनों क्या काम करते देखिए। ये जो बीन है, अगर हम इस बीन को हटा दें तो सेंटेंस के मीनिंग में फर्क पड़ेगा। देखिए क्या होगा, अगर मैं सीधा लिखूं द मैन विल हैव हेल्प्ड, तो ये सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव में आ गया। और जैसे मैंने लिखा द मैन विल हैव बीन हेल्प्ड, ये सेंटेंस किस में चला गया, पैसिव में चला गया।
तो अब ये जो बीन वर्ड है यहां पर, ये हेल्पिंग, हमारी जो वर्ब है हेल्प, इसके बारे में इसका फॉर्म बता रहा है कि ये किस में है, पैसिव में है। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं मेन वर्ब के एस्पेक्ट्स को क्लियर करते हैं। तो ये जो बीन है ये हमें बता रहा है कि हमारी जो मेन वर्ब हेल्प है वो किस में है, पैसिव वॉइस में। अब ये जो हैव है ये हमें इसकी स्टेट बताता है। स्टेट में बता रहा है कि ये जो एक्शन है वो एक्शन कंप्लीट स्टेट में है, एक्शन हमारा कंप्लीट स्टेट में है। विल हमें इसका टाइम बता रहा है कि एक्शन कब का है, फ्यूचर में है। तो होप आप जो टॉपिक मैं करवाना चाह रहा था वो समझे होंगे। 3 जो क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं वो आप अपने हिसाब से करके देखना एक बार, और ध्यान रखना, हो सकता है कुछ चीजें इसमें आपको नहीं लगी हों या कुछ चीजें आपको अजीब लगी हों, लेकिन ये मान के चलिए कि जब हम इंग्लिश को पूरी तरह से फैक्चुअल पढ़ेंगे, पूरी तरह से लॉजिकल पढ़ेंगे, तो इंग्लिश हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट तब होती है जब हम चीजों को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर किए जाएंगे, आप हमें उसमें डीएम कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, और आपके सुझाव के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इंग्लिश पढ़ते रहें।